एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आज के सीरीज में हम अपने आईपीसी और बीएनएस के जो कंपैरिजन को कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। तो डेफिनेशन क्लॉज को हम कंपेयर कर चुके थे, अब हम बाकी सेक्शंस पे आ जाते हैं। तो पनिशमेंट्स और बाकी सेक्शंस में क्या क्या चेंज आया है उसे समझ लेते हैं। आईपीसी में चैप्टर 3 हुआ करता था जो पनिशमेंट से रिलेट करता था, सेक्शन 53 से लेकर 75 तक। मतलब किन किन ऑफेंसेस के लिए क्या क्या पनिशमेंट्स मिलेंगे वो तो ऑफेंसेस में ही लिस्टेड है, लेकिन इन जनरल आईपीसी किस तरह के पनिशमेंट्स की बात कर रहा है उनको एक चैप्टर में अलग से लिस्ट कर दिया गया था। अगेन क्योंकि वो पनिशमेंट्स जो थे वो ब्रिटिश लॉ में दिए हुए थे, तो कुछ पनिशमेंट्स ऐसे भी थे जिसे ब्रिटिश यूज किया करता था इंडियंस को पनिश करने के लिए, या फिर रेवोल्यूशनरीज को पनिश करने के लिए, या इन जनरल क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए। वो पनिशमेंट्स आज भी किसी वजह से लॉ में मेंटेन रखे गए, हालांकि उन्हें बहुत पहले हटा देना चाहिए था, काफी कुछ पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब हो गया है तो पूरा ही लॉ बदल दिया, राइट। तो अब जो नया चैप्टर है चैप्टर 2 वो पनिशमेंट्स को कवर करता है सेक्शन 4 से लेकर 13 तक। तो एक तो ये चेंज है। पनिशमेंट्स कैसे चेंज हुए हैं? बेसिकली पनिशमेंट्स जो थे, लाइक आई सेड, कि वो ब्रिटिश एरा को केटर करते थे। मतलब ब्रिटिश कॉलोनी में या ब्रिटिश रूल में, मोनार्की में जिस तरह के पनिशमेंट्स वो दिया करते थे उसी तरह के पनिशमेंट्स को उन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया। अब उनमें से जो जनरल पनिशमेंट्स है वो तो अभी भी रिटेन्ड है, जैसे कि डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये आईपीसी के पनिशमेंट्स हैं। दूसरा इम्प्रिजनमेंट विद टू डिस्क्रिप्शन, रिगरस जो कि हार्ड लेबर के साथ होगा या फिर सिंपल। पांचवा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। छठा फाइन। तो ये 6 तरह के। सेकंड जो था ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, ट्रांसपोर्टेशन को रिमूव कर दिया था काफी पहले ही। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली एक एग्जाइल का पनिशमेंट हुआ करता था जो कि रेवोल्यूशनरीज को जनरली दिया जाता था, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में, जिसे हिंदी में आपने सुना भी होगा काला पानी की सजा, है ना। तो क्या करते थे कि वहीं लोगों के बीच में जेल देने की बजाय कहीं बहुत दूर भेज देते थे, ठीक है, और कन्फाइन कर देते थे। तो वो लोग जो थे वो उस रेवोल्यूशन से और वो जो वेव उन्होंने कॉज की होती थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, उससे कट जाते थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा हुई। बहादुर शाह जफर जो थे, सीपोई म्यूटिनी जिनके नाम पे की गई थी, उनको काला पानी की सजा पहले दी गई, उन्हें बर्मा भेज दिया गया था, मॉडर्न डे म्यांमार, ठीक है। तो अब जो है पनिशमेंट्स ऐसा नहीं कि बदल दिए गए हैं, ऑब्वियसली कुछ पनिशमेंट्स जो तब थे वो आज भी रेलेवेंट है। डेथ आज भी पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट बीएनएस में भी पनिशमेंट है। सिमिलरली अगर हम बाकी पनिशमेंट्स की बात करें, रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट वो भी पनिशमेंट है, और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन आर आल्सो पनिशमेंट्स, राइट। So the number of punishments or the kind of punishments that were listed in IPC are there in BNS also with a slight addition। और वो एडिशन क्या है? कम्युनिटी सर्विस को एक पनिशमेंट बना दिया गया है, ठीक है। क्या होती है कम्युनिटी सर्विस? कम्युनिटी सर्विस मतलब सजा के तौर पे आप उसी कम्युनिटी के काम आइए जिस कम्युनिटी के पीस को आपकी गलती ने अफेक्ट किया, ठीक है। क्राइम और सिविल का जो मेजर डिफरेंस है वो इम्पैक्ट का है, ठीक है। तो सिविल लॉ का जो इम्पैक्ट होता है वो लिमिटेड होता है, कुछ ही लोगों पर होता है, इसलिए सजा के तौर पे फाइन वगैरह से काम चल जाता है। स्टेटस को मेंटेन करो, रिस्टोरेशन करो और सामने वाला खुश हो जाता है, ठीक है। लीगल राइट का जो वायलेशन होता है वो कम लोगों का हुआ होता है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट the violation of a right or the violation of a civil law ends up affecting a relatively lesser number of people or just one individual, ठीक। तो सोचने वाली बात है कि अगर आपके पड़ोसी की खिड़की किसी ने तोड़ दी तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, किसी को भी नहीं पड़ेगा, भाई उसकी खिड़की टूटी मुझे क्या मतलब, है ना।
सिमिलरली अगर उसी पड़ोसी के घर में कुछ वायलेंस वगैरह भी हो रहा है, जैसे वो अपनी वाइफ के साथ अब्यूसिव है या कुछ भी ऐसा, तो भी आप कुछ कर नहीं सकते, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, लेकिन जब हम क्राइम की बात करते हैं तो माइंडसेट और इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। जैसे उसी पड़ोसी की जिसकी खिड़की टूटी थी, अगर उसका मर्डर हो जाता है, उसके घर में रॉबरी हो जाती है, तो फर्क पड़ेगा आपको। उस पड़ोसी के लिए तो आप दुखी होंगे, लेकिन खुद के लिए भी डर जाएंगे कि अरे उसके साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है। सिक्योरिटी और लॉक्स, बाकी जो सोसाइटी किस तरह की हो गई है, सब चीज को क्वेश्चन करने लगेंगे। तो क्राइम यही करता है, सोसाइटी का जो पीस होता है उसे वो अनरेवल कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, और इसलिए क्रिमिनल्स को ज्यादा सजा मिलती है और क्राइम को ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि एक सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह के एक्ट्स को अलाउ नहीं किया जा सकता, है ना। अब आप सोचे कि ये जो क्राइम है, इट्स दिस क्रिमिनल इज नॉट जस्ट liable to the person whose right he has directly violated, the victim that is, but he is also liable to the entire society which got roped in because of that victim's misery, है ना। जैसे कि निर्भया की बात करते हैं, निर्भया का जब हादसा हुआ तो वो इतना बड़े मैग्नीट्यूड पर उसका असर हुआ कि पूरे देश से लोग इंडिया गेट पे कैंडल्स लेकर खड़े थे निर्भया के लिए, जस्टिस की। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि भाई निर्भया किसकी रिश्तेदार थी, उसके पेरेंट्स तो थे ही ऑब्वियसली, लेकिन वो पूरे देश से जो यूथ आया हुआ था, लोग आए हुए थे जो उसके लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे, वो कोई उसके रिश्तेदार थोड़ी थे, जानते भी नहीं थे, उसको देखा भी नहीं था, फिर भी जस्टिस डिमांड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद की डॉटर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, अपने घर में मौजूद फीमेल्स के लिए इनसिक्योर हो गए कि एक बच्ची के साथ अगर इस तरह का हादसा हो सकता है तो हमारी बच्चियां भी सेफ नहीं है, है ना। ये एक चेन रिएक्शन कॉज कर देता है क्राइम, जो सोसाइटी को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करती है। तो यही सोसाइटी भी किसी तरह से उस ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्रिमिनल केस लॉज जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट, मतलब उस विक्टिम को रिप्रेजेंट वो खुद पर्सनली नहीं करता, उसके लिए जस्टिस उसकी स्टेट डिमांड करती है ना। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एटसेट्रा। तो वो जो केस है, मतलब उस क्रिमिनल को कन्विक्टेड करने का जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट मशीनरी उठा लेती है, केस भी इसीलिए उसी के बिहाफ पे जाता है। ठीक, विक्टिम को तो मिलता ही है जस्टिस, लेकिन बाकी जो स्टेट के सिटीजन हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो अब ये जो क्रिमिनल है, इसने उसके साथ तो गलत किया ही जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था, ये बाकी उन लोगों के साथ भी गलत कर बैठा जिनका उससे, उसकी उस एक्ट से उन पे असर पड़ा बेसिकली। ठीक है, तो जो सोसाइटी जो बिना वजह से अफेक्ट हो गई, तुम्हारी उस क्रिमिनल एक्ट से अफेक्ट हो गई, उस सोसाइटी की ही सर्विस करके तुम रिपेंट करो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कम्युनिटी सर्विसेज। तो अब ये एजेंडा जो था, कम्युनिटी सर्विस इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन माइनर क्राइम्स वेस्ट में। इंडिया में ये कभी भी सोचा भी नहीं था कभी आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स सिंस द इंटायर क्रिमिनल लॉ रिप्लेसमेंट इज टू अलाइन विद द मॉडर्न सोसाइटी, कम्युनिटी पनिशमेंट को या सर्विस को इनकॉर्पोरेट करना एक नीड तो थी ही। तो वही कम्युनिटी जिसके साथ तुम अन्याय कर बैठे हो, उसी कम्युनिटी की अब तुम सर्विस करो, और जितनी सर्विस तुम्हें कोर्ट ने ऑर्डर करी है उतनी तुम सर्विस करो। अब जब आदमी उसी कम्युनिटी के बीच रहकर उसी के लिए कुछ काम करने लगता है, जैसे सड़क साफ करना, कूड़ा उठाना, ठीक है, या फिर किसी ओल्ड एज होम में काम करना, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कम्युनिटी सर्विस कुछ भी हो सकती है। अब ये डिफाइन किया जाएगा कि कोर्ट किन किन एक्ट्स को कम्युनिटी सर्विस मानेगा, है ना। तो आदमी के दिमाग में एक पर्सपेक्टिव आता है जब वो काम करने लगता है किसी और के लिए, जिस काम का उसको खुद को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो ही स्टार्ट्स थिंकिंग, और वो थॉट जो है वो एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकती है। रिपेंटेंस, रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्मेशन जैसे जो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें जेल में इनकॉर्पोरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो कम्युनिटी सर्विस के थ्रू किए जा सकते हैं। वाकई एक आदमी की क्रिमिनल मेंटालिटी को चेंज, रिफॉर्म किया जा सकता है, और इसीलिए इस पनिशमेंट को ऐड भी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन 53A, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि आईपीसी में होते हुए भी ये सेक्शन रिडंडेंट ही था, इसका कोई यूज नहीं था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट पहले ही हटाया जा चुका था।
लेकिन फिर भी इस सेक्शन का बेसिक मतलब यही था कि ट्रांसपोर्टेशन कहीं पे भी यूज हुआ है वो इस रेफरेंस में इस्तेमाल मतलब इंटरप्रेट किया जाएगा। इस सेक्शन को पूरी तरह से हटाया जा चुका है। ट्रांसपोर्टेशन इज नो लॉन्गर अ वैलिड पनिशमेंट एंड एनी कंस्ट्रक्शन एज टू इट्स इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो अननेसेसरी। तो सेक्शन को रिटेन करने का कोई मतलब नहीं था। 53A इज ओमिटेड। ठीक है। अब सेक्शन 67 इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर कोर्ट ने फाइन लगाए, जैसे कुछ माइनर क्राइम्स होते हैं उसमें फाइन देकर काम चल जाता है, इम्प्रिजनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। पूरा समरी ऑफेंसेस सीआरपीसी में एक चैप्टर है भी जिसको आपने पढ़ा है, समरी ट्रायल्स है ना, नॉट ऑफेंसेस समरी ट्रायल्स, जिनमें फाइन देकर, फाइन भले ही आप कोर्ट में भिजवा दीजिए टेलीग्राम या जिससे भी, वो भी काम चलता है उसका। बस आपने कोर्ट में फाइन डिपॉजिट किया और काम हो गया, दैट इज इनफ पनिशमेंट। पैसा भी खर्च आदमी से ऐसे ही नहीं होता है ना। खैर, तो वो ऑफेंसेस जिनके लिए सिर्फ फाइन देना काफी होगा, अगर उस फाइन को भी आपने समय रहते नहीं दिया तो आपने लॉ को वायलेट किया है और इसकी सजा हो सकती है। और सेक्शन 67 जो है वो इसी चीज की बात करता था। If the offense be punishable with fine only, imprisonment which the court imposes in the default of the payment shall be simple। वो simple होगा मतलब rigorous नहीं होगा। rigorous का मतलब होता है एक ऐसा पनिशमेंट जिसमें आपको हार्ड लेबर करनी पड़ेगी। ठीक है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब बस आप जेल में हैं, छोटे से टाइम या थोड़े से टाइम के लिए आप जेल में हैं, जेल में बंद रहेंगे, आपकी लिबर्टी को कर्टेल कर दिया जाएगा, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक। लेकिन रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि आपको सिर्फ जेल में नहीं रखा जाएगा, आपको मैनुअली यूज भी किया जाएगा, आपको एज अ रिसोर्स यूज किया जाएगा, तो आप काम भी करेंगे। ठीक है। इस पे बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस आए कि भाई जेल में काम करने वाले लोगों को क्या पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं दे रहे हो तो तुम बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो उनसे, है ना। बहुत सारे वेस्ट में ये चीज, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा है, इसे काफी यूज किया जाता है, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो जेल का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं, तो उस जेल को मेंटेन करती हैं, उनको खिलाती हैं पिलाती हैं, पूरा जो भी कुछ मेंटेनेंस है वो करती हैं, और उनके एम्प्लॉय को उसके एवज में वो अपने कंपनी के लिए एम्प्लॉय कर लेती हैं। ठीक है। और उनको थोड़ा बहुत पैसा पकड़ा देती है, मिनिमम वेज, तो उनको बहुत कम पैसे पे बड़े बड़े पैरामीटर पे एक बढ़िया सा लेबर फोर्स मिल जाता है, और उसके बदले उन्हें बस थोड़ा सा बेसिक सा मेंटेनेंस जेल का करना होता है। 5 स्टार होटल तो है नहीं, है ना भाई, जेल में हो, कन्फाइंड हो, कर्टेल्ड है लिबर्टी तुम्हारी, तो ट्रीटमेंट तुम्हारा बेयर मिनिमम ही होगा। तो ये दिस इज अ विन विन डील फॉर दिस प्राइवेट कॉर्पोरेट जायंट्स। अब इंडिया में इसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी सीन, बट लेट्स सी। एनी हाउ, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन इतना नहीं है, तो लोग रिगरस इम्प्रिजनमेंट इंडिया में सर्व करते ही हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए ही करते हैं। तो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें कई बार जेल के प्रिजनर्स को यूज कर लिया जाता है, या फिर जेल में लोग जो हैं वो अपना हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बना सकते हैं, उनका एग्जीबिशन भी लगता है जेल के तो इम्प्रिजन लोगों के बनाए सामान का पूरा एग्जीबिशन लगता है। तो वट एवर इट इज, वो उन्हें पे किया जाता है। पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रूल कर दिया कि भाई आर्टिकल 21 एक सर्टेन स्पिरिट में उन लोगों के पास भी है जिनकी लिबर्टी हम कर्टेल कर चुके हैं। तो बस क्योंकि उन्होंने गलती की है, उनकी लिबर्टी कर्टेल करके तुमने उन्हें जेल में डाल दिया, इतनी सजा काफी है। अब उनसे बंधुआ मजदूरी करवा के उन्हें और डबल सजा नहीं दोगे। ठीक है। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट, दैट इज व्हाट इट इज, वेयर अ पर्सन हु इज इम्प्रिजनमेंट इज आल्सो मेड टू वर्क on a certain payment. It is not as high as as a free person would make, but it is still some amount of money. तो सेक्शन 67 इस तरह के इम्प्रिजनमेंट की बात करता था जो फाइन के डिफॉल्ट में दिया जाएगा। ठीक है। और सेक्शन 8 क्लॉज 5 जो है वो इसी तरह के इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, लेकिन ये इम्प्रिजनमेंट सिर्फ फाइन के डिफॉल्ट में नहीं है, ये कम्युनिटी सर्विस के डिफॉल्ट में भी है। अब कम्युनिटी सर्विस, जैसे लेट्स से कि एक आदमी को कम्युनिटी सर्विस में कहा गया कि तुम आज से 50 दिनों तक सड़क का, उस हाईवे का कूड़ा उठाओगे। ठीक है। तो उसके साइड में जितना भी कूड़ा होगा उसे उठाओगे, तुम डस्टबिन में डालोगे, पूरे दिन का काम है ये। ठीक है। और रोज उसको साइन वाइन करवाना होगा, जो भी उसका प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब जिस भी तरह से इसे एनफोर्स किया जाएगा
अब ये आदमी जो है वो कूड़ा वूड़ा उठा के घर ही चला जाएगा अपने, और कहीं जेल वेल नहीं जाएगा, तो वो घर पे ही तो है। इट्स जस्ट दैट ही हैज टू सर्व द कम्युनिटी, बट ही कैन डू इट फ्रॉम होम। तो इट इज अ वेरी माइनर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू फाइन ओनली। तो इसमें ये एडिशन किया गया है कि फाइन और कम्युनिटी सर्विस दोनों के ही डिफॉल्ट में आपको इम्प्रिजन कर लिया जाएगा, ठीक है। और इम्प्रिजनमेंट का जो फाइन का जो अमाउंट है और इम्प्रिजनमेंट की डिटेल्स को भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या चेंज है पढ़ लेते हैं। तो आईपीसी 1860 में थी तो उसी के हिसाब से डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल। स्केल जो था वो उसी टर्म के हिसाब से बनाया गया है। दैट इज टू से फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months। मतलब अगर आपने 50 रुपए का फाइन में डिफॉल्ट कर दिया तो 2 महीने से ज्यादा की सजा नहीं मिलेगी। अगर 100 रुपए के फाइन में डिफॉल्ट किया है तो 4 महीने से ज्यादा की सजा नहीं मिलेगी। और इससे ऊपर कितना भी अमाउंट है उसका डिफॉल्ट कर दिया है तो 6 महीने से ज्यादा की सजा नहीं मिलेगी। अभी 10, 50, 100 रुपए क्या फाइन है भाई, है ना। फाइन का अमाउंट चेंज हो चुका है, तो इसके हिसाब से आईपीसी में चेंज तो इनएविटेबल था, तो वही चेंज लाया गया है। तो 2 months की सजा मिलेगी अगर फाइन 5000 तक था। 4 months की अगर फाइन 10,000 से ज्यादा नहीं था, मतलब 5 से लेकर 10,000 के बीच में था। और 10,000 से अगर ऊपर का फाइन था और उसका डिफॉल्ट कर दिया तो 1 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर 3 पे, सेक्शन 14 से लेकर 44 तक, ठीक। चैप्टर 4 जो था जिसमें सेक्शन 76 से 106 तक थे, आपने पढ़ा होगा जनरल डिफेंसेस एक्सेप्शंस का चैप्टर था ये। तो इन जनरल एक्सेप्शंस में प्राइवेट डिफेंस भी था, है ना। तो प्राइवेट डिफेंस 106 तक जाता था। अब वही चैप्टर जो है वो चैप्टर 3 है और ये सब कुछ अब सेक्शन 14 से लेकर 44 में कवर होता है। तो स्ट्रक्चरल चेंज तो है ही, कंसेप्चुअल समझ लेते हैं क्या चेंज है। सेक्शन 89 अ डिफेंस, जहां पे एक बच्चे, चाइल्ड या इंसेन पर्सन के लिए किया गया कोई भी एक्ट जो कि गुड फेथ में किया गया है, अगर किसी वजह से उनको नुकसान पहुंचा देता है तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ओनली इफ इट इज डन विद द कंसेंट ऑफ द गार्डियन, ठीक है। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन for the benefit of a child or an insane person with the consent of the parent or the guardian, ठीक। अब ये सेक्शन था 89, ये चेंज हो गया है 27 में। जो चेंज आया है वो इसमें आया है, इंसेन पर्सन को चेंज करके अनसाउंड लिख दिया है, ठीक है। अब इसका एजेंडा था कि भाई इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो है वो ओवर द पीरियड चेंज हो चुकी हैं और मेंटल प्रॉब्लम्स को, चाहे वो डिप्रेशन जैसी चीज क्यों ना हो और हाई फॉर्म्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, सबको एक प्रॉपर इलनेस मान लिया गया है, ठीक है। तो एक आदमी जो कि बीमार है उसको किसी डिसरेस्पेक्टफुल वे में एड्रेस करना शोभा नहीं देता किसी भी लॉ को या किसी भी इंसान को, इसलिए इंसेन वर्ड को रिप्लेस करके अनसाउंड बना दिया है, दैट्स इट। और बाकी जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन का जो एजेंडा है, जिस तरह के डिफेंस को ये सेक्शन क्रिएट करता था वो बिल्कुल सेम है, बस इतना ही चेंज, ठीक है। इसके आगे सेक्शन 103 जो कि प्राइवेट डिफेंस में जब प्रॉपर्टी को डिफेंड करते हुए अगर आदमी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई एक्ट कर रहा है डिफेंस में और वो एक्ट डेथ भी अगर कॉज कर दे तो सजा नहीं मिलती, ठीक है। इट यूज टू बी इक्विवेलेंट टू सेक्शन 100 व्हेन वाइल डिफेंडिंग वंस पर्सन अ पर्सन एंड्स अप कॉजिंग डेथ ऑफ द अटैकर, तो सजा नहीं मिलेगी। इंस्टेंसेस दे रखे हैं कि कौन किस किस तरह का अटैक है जिसके डिफेंस में तुमने डेथ कॉज कर दी जहां सजा नहीं मिलेगी। इसी तरह से प्रॉपर्टी पर किस किस तरह का अटैक हुआ जिसके डिफेंस में तुम्हें पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, सेक्शन 103 में लिखा हुआ है। तो मेजर डेफिनेशन जो है वो सेम रहती है, अगेन टर्मिनोलॉजी को ही चेंज किया गया है। द डिफेंस, द इंटेंसिटी, द प्रोपोर्शनैलिटी, एवरी कंसेप्ट दैट रिवॉल्व्ड अराउंड
दिस डिफेंस रिमेन्स द सेम। डिफेंस जो पहले था आईपीसी में वो आज भी है, उसी तरह से एप्लीकेबल है, उसी प्रिंसिपल के साथ, उसी मैग्नीट्यूड, उसी एक्सेप्शन, उसी प्रोपोर्शनैलिटी में। जो चेंज है इस सेक्शन में वो वर्डिंग का है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इज वन ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट विच द डिफेंस may exceed to causing death. This was the section. हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट मतलब रात में अगर हाउस ब्रेकिंग हुई है तो उसमें अगर आदमी डिफेंड कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो डेथ भी अगर कॉज कर दे तो पनिश नहीं किया जाएगा उसे। अब ये नाइट जो है ये थोड़ा एम्बिगुअस माना गया और इसको चेंज कर दिया गया। The word which now replaces night is now a phrase actually. It is after sunset, before sunrise. ठीक है, तो सूर्योदय से पहले और सूर्य दहन के बाद। तो सनसेट के बाद सनराइज से पहले का जो टाइम है उसके बीच में, अब ये जो टाइम है ये वैरी करता है वेदर्स के हिसाब से, साल के हिसाब से, दिन के हिसाब से, है ना। तो ग्रहण भी लग जाता है, लूनर साइकिल्स हैं, सोलर साइकिल्स हैं। तो नाइट जो वर्ड है दिस क्रिएट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ एम्बिग्विटी। इसीलिए अब उस पीरियड को पूरी तरह से क्लैरिटी दे दी गई है कि भाई आफ्टर सनसेट जो पीरियड शुरू होगा वो उसमें हाउस ब्रेकिंग अगर हुई और वो हाउस ब्रेकिंग सनराइज से पहले हुई, सनराइज मान के चलिए आप, द फर्स्ट लाइट ऑफ सन इज द सनराइज। ठीक है, तो 4:45 के आसपास जो है हल्का जो उजाला हो जाता है उसे सनराइज मान लिया जाता है। सिमिलरली 6:45 के करीब जब सनसेट हो जाता है तो उसे रात मान लिया जाता है। उस बीच में अगर हाउस ब्रेकिंग हुई है तो वो आज के लॉ के हिसाब से, बीएनएस के हिसाब से, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज है और उसमें उसके डिफेंस में अगर डेथ कॉज हो गई तो सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना ही चेंज है। बाकी द इंटायर सेक्शन, द मीनिंग, द कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। आगे बढ़ जाते हैं। राइट, सेक्शन 105 टॉक्ड अबाउट कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कब तक कंटिन्यू करेगा और कब तक कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो हाउस ब्रेकिंग का जो डिफेंस है वो तब तक कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि हाउस ट्रेसपास चल रहा है। तो हाउस ब्रेकिंग का जो ऑफेंस था वो तब तक चल सकता था जब तक कि हाउस ट्रेसपास कंटिन्यू कर रहा है, और अगर हाउस ट्रेसपासिंग खत्म हो गई है, चोर भाग गया है, तो डिफेंस भी खत्म, है ना। बेसिक कंसेप्ट तो आप समझते ही हैं, जब तक अटैक है तब तक ही डिफेंस है। अटैक खत्म, डिफेंस भी खत्म, फिर आपके पास राइट नहीं बचता। तो अब क्योंकि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट यहाँ पे भी यूज किया गया था, इसको चेंज कर दिया है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, द सेम चेंज। ओके, चैप्टर 4 सेक्शंस 45 टू 62। अब यहाँ पे जो चैप्टर है उसमें 3 चैप्टर्स को एक्चुअली अमेलगमेट कर दिया है। तो इंडियन पीनल कोड का चैप्टर 5, 5A और 23, तो 5 जो था, 5 और 5A सेक्शन 107 से लेकर लगभग 120B तक जाता था, और 23 जो चैप्टर था वो सेक्शन 511, लास्ट चैप्टर था, इसको कवर करता था। तो अब इन तीनों चैप्टर्स को अमेलगमेट करके, कंसोलिडेट करके एक सिंगल चैप्टर क्रिएट किया है, चैप्टर 4, विच स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 45 गोज टिल सेक्शन 62। ठीक, अब इसमें क्या चेंज आए हैं। 117 पता ही होगा आपको, अबेटमेंट के बारे में, एक अबेटमेंट के ऑफेंस का एक एक्सटेंशन है। तो अबेटिंग विच हैज बीन डन बाय पब्लिक, मतलब अबेट अगर किया गया है कोई ऑफेंस और वो ऑफेंस पब्लिक के थ्रू कमिट करवाया गया है, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक कर रही है उस ऑफेंस को, या फिर 10 से ज्यादा लोग करने लगे हैं उस ऑफेंस को, और उस तरह के ऑफेंस को आपने अबेट करवाया, मतलब पब्लिक को ही इंस्टिगेट कर दिया। भाई अबेटमेंट की जो डेफिनेशन थी, इंस्टिगेटिंग, कॉन्स्पिरेसी, राइट, इंटेंशनल एड, यही 3 फसेट्स थे अबेटमेंट की डेफिनेशन के। तो भाई इफ यू हैव अबेटेड द ऑफेंस बाय इंस्टिगेशन और इंटेंशनली एडिंग और बाय कॉन्स्पिरेसी, कंस्पायरिंग, एंड यू हैव अबेटेड एन एंटायर पब्लिक, you have abetted the entire public or a group of more than 10 people, then you are liable under section
117 ये था ऑफेंस। तो इसमें जो सजा थी वो 3 साल की थी, इसे बढ़ा के 7 years कर दिया है। दैट इज द चेंज, दैट इज इट। Again, the intent, the purpose, the context of this entire offense remains the same. सजा 3 साल से 7 साल हो गई है। सेक्शन नंबर 117 से चेंज होके 57 हो गया है। ठीक है, ये थे चेंजेस। अब आज का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What is the term of imprisonment included under section 57 and of भारतीय न्याय संहिता for abetting commission of offense by public or by more than 10 people? अभी हमने इस चेंज को पढ़ा है, तो ये चेंज हमें पता ही है। इसका आप आई एम श्योर कि आपको आंसर पता होगा, आई जस्ट टोल्ड यू राइट। तो इसके आंसर को कमेंट में जरूर लिखिए और उसको इंस्टा पे कंफर्म कर लीजिए। तो आपने देखा ही है कि क्या चेंज हुआ है। चेंज मेजर तो नहीं कह सकते। देखो, ऑल्टरेशन जो है वो मेजर ऑल्टरेशन सिर्फ इसलिए है ताकि आज के सोसाइटी के हिसाब से लॉ को बनाया जा सके। बाकी जो कॉन्टेक्स्ट था, पर्पस था, लॉ का जो मेजर स्पिरिट था वो अभी रिटेन्ड ही है। मर्डर की वही डेफिनेशन है, कल्पेबल होमिसाइड, डाउरी डेथ, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट भले ही चेंज होके हाउस ब्रेकिंग बिफोर सनराइज आफ्टर सनसेट हो गया, लेकिन अगेन द डेफिनेशन रिमेन्स द सेम। जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहता है। The change basically is the introduction of community service in the list of punishment, ये एक चेंज है। दूसरा, जो लैंग्वेज है उसे थोड़ा अपडेट कर दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है जनरल एक्सेप्शंस में, कंसोलिडेट कर दिया है बहुत सारे चैप्टर्स को, ऑफेंसेस को, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट into everything has been consolidated into a single chapter। बाकी जो प्रोविजंस थे जो लीगल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेट करते थे उनको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, जिससे आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वो सब रेलेवेंट रहे। So these changes, are to create a more comprehensive and accessible and a proper, more structured legal framework. So this is what BNS has done, and these are the changes जो कि इन ऑफेंसेस में दिए गए हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 राइट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इसी तरह से पढ़ते रहिए, हम रोज इसी तरह से आपको पढ़ाते रहेंगे। आपका काम बस रेगुलर होना है, इन सेशंस को रेगुलरली अटेंड करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपनी तैयारी को अपडेट करना है। बाकी काम आप दृष्टि कर ही देगा राइट। तो कल मिलते हैं फिर से 5:30 बजे, देखना मत भूलिएगा राइट। सो एवरीवन प्लीज टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।